नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है और बिहार पीसीएस की सभी परीक्षाओं में बिहार स्पेशल से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बिहार स्पेशल को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक पुस्तक को माध्यम बनाया है। उस पुस्तक का नाम है बिहार समग्र। तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2025 से बहुत दिन पहले ही हम लोग इस पुस्तक को कवर कर चुके होंगे और इस पुस्तक में दिए गए सभी प्रकार के प्रश्नों को भी हम लोग कवर कर चुके होंगे और 13 दिसंबर तक आते आते हम लोग इस पुस्तक का रिवीजन भी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन को भी। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए हम लोग जो पुस्तक को माध्यम बनाए हैं उस पुस्तक का नाम है बिहार समग्र। बिहार समग्र नामक पुस्तक के माध्यम से हम लोग बिहार स्पेशल को कंप्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने वीडियो को। जो हम लोगों का पहला वीडियो होगा वो होगा जो उस पुस्तक में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें दी गई हैं बिहार के परिचय के बारे में, तो उसके संदर्भ में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिर आगे बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बाकी सारी चीज़ें जो भी चीज़ दी गई हैं उस पुस्तक में उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। आज जो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, प्रदेश का नाम क्या है? बिहार है। सीधी सी बात है, हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार इसका नाम है। याद करने वाली जो बात है वो ये है कि वैदिक युग में बिहार का क्या नाम था। वैदिक युग में बिहार का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है प्राच्य या फिर पूर्व प्रदेश। वैदिक युग में बिहार को प्राच्य कहा जाता था या फिर पूर्व प्रदेश कहा जाता था। तो इस चीज को याद रखिएगा। मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का क्या नाम था? मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम था मगध। क्या नाम था? बिहार का नाम हुआ करता था मगध। किस काल में? मौर्य एवं गुप्त काल में। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रदेश के नामकरण के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1180 के बाद, 1175 के बाद, ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। तुर्कों ने ओदंतपुरी को, इस जगह को याद रखिएगा, यही जगह आगे चल के बिहार बनता है। पहले ओदंतपुरी हुआ करता था, पहले ये ओदंतपुरी हुआ करता था। इसको क्या किया? 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने इसे जीत लिया। तो यही बताया जा रहा है कि तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र यानी कि इसको अपने शासन प्रशासन की राजधानी बनाया। किसको? ओदंतपुरी को। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार प्रचलित हुआ। तो ये दरअसल स्टार्टिंग में ओदंतपुरी था। तुर्कों ने ओदंतपुरी को 12वीं शताब्दी के अंत में विजित किया। विजित करके उसको अपना केंद्र यानी कि अपनी राजधानी बनाई। और बात आगे की ये है कि इस क्षेत्र में यानी कि ओदंतपुरी वाले क्षेत्र में बौद्ध विहार, बौद्ध क्या है? विहार है, बिहार नहीं, बौद्ध विहार, बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अधिकतर बौद्ध विहारों की संख्या थी। तो धीरे धीरे कहा जाने लगा कि विहार का प्रदेश है, विहार का क्षेत्र है और विहार के क्षेत्र से ऐसे करते करते बिहार बिहार होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम बिहार पड़ गया। स्थापना इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछे कि बिहार की स्थापना कब हुई है, तो सीधे सीधे आपको बताना है 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912, 3-4 बार रिपीट कर लीजिए, बार बार। 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 वह डेट है जिस दिन बिहार की स्थापना की गई। कैसे की गई? बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग, ठीक है, बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार की स्थापना की गई।
स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसकी स्थापना दिवस जो मनाई जाती है 22 मार्च को मनाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में दे दे 11 अप्रैल तो ऐसा लगेगा कि 11 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई है, इसलिए स्थापना दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता होगा। लेकिन दोनों डेट याद रखना है, क्योंकि दोनों डेट में कन्फ्यूज़न आ सकता है आगे चल के। क्योंकि स्थापना हुआ है 11 अप्रैल 1912 में, तो हो सकता है कि स्थापना दिवस अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आप 1 अप्रैल लगा दें। याद रखना है, स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बात करें तो प्रथम विभाजन, बिहार का पहली बार विभाजन कब हुआ? बिहार का पहली बार विभाजन हुआ 1936 में। ठीक है, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला, उड़ीसा को अलग कर दिया गया बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और अलग से उड़ीसा को राज्य का यानी कि प्रांत का दर्जा प्राप्त हो गया। ये सन कौन सा है? ये सन है 1936। तो याद रखिएगा 1936 में पहली बार बिहार का विभाजन होता है। अच्छा, 1 अप्रैल 1912 को जो स्थापना हुआ था इसमें बिहार और उड़ीसा दोनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके बिहार की स्थापना की गई थी ना। अलग का मतलब ये हुआ कि दूसरे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया बिहार और उड़ीसा को। तो बिहार और उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी को अलग, और प्रेसिडेंसियों से अलग करके बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक राज्य बनाया गया। और प्रथम विभाजन 1936 में क्या हुआ कि यही जो उड़ीसा है, उड़ीसा को अलग से राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 1936 में बिहार का प्रथम विभाजन होता है और अलग राज्य बना दिया जाता है, बिहार से काट करके उड़ीसा एक अलग राज्य बना दिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। अगले पॉइंट की बात करें तो दूसरा विभाजन कब होता है? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को दूसरा विभाजन होता है। इसमें झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलता है, मतलब बिहार से झारखंड को काट दिया जाता है और एक अलग से राज्य झारखंड के नाम से बना दिया जाता है। तो ये था दो विभाजन। प्रथम विभाजन कब हुआ? याद रखिए 1936 में हुआ। दूसरा विभाजन सन 2000 में हुआ। पहले विभाजन में उड़ीसा को अलग किया गया और दूसरे विभाजन में झारखंड को अलग किया गया। फिर से याद कर लीजिए, पहले विभाजन में उड़ीसा को अलग कर दिया गया बिहार से। पहले विभाजन में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और दूसरे विभाजन में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। डेट भी याद रखना है कि पहला विभाजन 1936 में हुआ था, दूसरा विभाजन सन 2000 में 15 नवंबर को किया गया था। राज्य की राजधानी की बात कर ले तो पटना राज्य की राजधानी है। पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में की गई है। अगर कभी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि पटना की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है कि पटना की स्थापना की गई है 1541 ईस्वी में। ठीक है, पटना के संस्थापक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पटना के संस्थापक जो हैं वो हैं शेर शाह सूरी। सूर वंश के एक राजा शेर शाह सूरी, इन्होंने स्थापना की थी पटना की। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पटना के संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी। 3-4 बार 5 बार बार हम लोग इसलिए हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक एक प्रश्न को कई बार रिपीट कर रहे हैं ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहें, याद रहें। ठीक है, याद ना भी रहें तो भी कभी अगर प्रश्न आ जाए तो उस समय तो कम से कम चीज़ें स्पष्ट होती रहें धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोग बार बार चीज़ें बोल रहे हैं। पटना के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, शेर शाह सूरी हैं। शेर शाह सूरी ने पटना की स्थापना की थी। आगे बात करें तो पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और इसकी स्थापना कब, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना कब की गई? 461 ईसा पूर्व में। 461 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई है। और जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पटना का ही नाम तो है ये, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ये वाला पॉइंट देखिए, राज्य की राजधानी पटना, स्थापना कब किया गया पटना का? 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने किया था।
किसने किया था? शेर शाह सूरी ने 1541 में किया था। पटना का दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना 461 ईसा पूर्व में बताया जा रहा है। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना बताया जा रहा है 461 ईसा पूर्व, यानी कि पहले पाटलिपुत्र की स्थापना हो चुकी है। पहले पाटलिपुत्र की स्थापना हो चुकी है 441 ईसा पूर्व में, लेकिन आगे चलकर शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को ही पटना के रूप में स्थापित किया। वो जो सन है वो है क्या है? 1541। जिस समय शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किया वो हो गया, वो समय था 1541। लेकिन पटना की जो पाटलिपुत्र के रूप में पटना की स्थापना हुई थी वो हुई थी 461 ईसा पूर्व में। अब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हैं? उदयन, उदयन या उदयन, ये हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। उदयन, ठीक है, उदयन किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, शेर शाह सूरी ने पटना की स्थापना की। दोनों आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, इसलिए दोनों को स्पष्टतः याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पूछे कि पटना के संस्थापक कौन हैं, तो लगे आपको कि पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हैं, और चूंकि पाटलिपुत्र का ही नाम पटना है तो हो सकता है उदयन। ठीक है, अगर एक आप पढ़े रहेंगे इसमें से एक चीज़ याद रहेगा तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों याद करना है और सिर्फ याद करना है, और कोई रास्ता ही नहीं है याद करने के अलावा, वो कोई चारा नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे आप याद रखिएगा, पटना के संस्थापक शेर शाह सूरी बताना है और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या फिर उदयन बताना है। ठीक है, हर एक वंश के राजा हुआ करते थे। अब भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात हम लोग अभी विस्तार से करेंगे जब बिहार का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब बिहार का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अक्षांश, देशांतर किसे कहते हैं, और जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध की बात करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे चीज़ें स्पष्ट करेंगे कि क्या होती हैं। ये जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड है, तो ये है क्या, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होगी जब हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। अब चूँकि यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग संक्षिप्त में ही देखते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात हो रही है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 43 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिए, इस जगह पे ये ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको स्किप कर दें। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। ठीक है, आगे की बात करें तो राज्य की आकृति कैसी है? आयताकार है, ये बताया जा रहा है। जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य की आकृति जो है, जो उसका आकार है, जो शेप है, शेप उसका जो है वो है आयताकार। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ये भी स्पष्ट होगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस चीज़ को भी हम लोग स्पष्ट करेंगे कि बिहार का संपूर्ण भूभाग कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्या मतलब है? भूगोल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। बाकी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब। अगर इसको यहीं पे समझने का प्रयास करें तो जैसे ये क्या है, ये पृथ्वी है, बीच में से क्या गई है, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा से पृथ्वी को दो भागों में काल्पनिक रूप से बांट दिया गया है। उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब भारत की अवस्थिति कहाँ है? भारत की अवस्थिति कहाँ है? यहाँ पर है। भारत की अवस्थिति यहाँ पर है, और बिहार कहाँ पर है? आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से बिहार मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो बिहार की अवस्थिति है वो कहाँ है? वो है उत्तरी गोलार्ध में। इधर नहीं, इधर होता तो हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तर में है इधर पे, तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि जो इस
बिहार की संपूर्ण भूभाग स्थित है कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। भौगोलिक सीमाओं को याद रखना है, भौगोलिक सीमाओं से प्रश्न बन सकते हैं। भौगोलिक सीमाओं में बात कर लें तो उत्तर में क्या है? नेपाल है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से ये इसकी भौगोलिक सीमाएं बनती हैं बिहार की। आगे बात करें तो राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या। जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 3 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ बिहार सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। सीमावर्ती देश की बात करें तो जो देश है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर। दोनों को हल्का हल्का याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट या डाटा ये नहीं है। इस तरह के सवाल बहुत रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूछे ही नहीं जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते चलेंगे। तो बिहार से मतलब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बिहार की वो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है बिहार की वो कितना है? 483 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फुट, यानी कि लगभग 53 मीटर ऊंचाई है समुद्र से, ये औसत ऊंचाई है, ठीक है। अब हम लोग प्राकृतिक विभाजन की बात कर लें। प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 इकाइयों में बांटा गया है। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। तो तीनों के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र क्या है, उत्तरी गंगा का मैदान क्या है एवं दक्षिणी गंगा का मैदान क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक मैप के माध्यम से वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे जब हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जलवायु की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी, या जैसे बंगाल की ये हिंद महासागर, अरब सागर, इधर से जैसे हम कह लें कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में ही बंगाल की खाड़ी है, लेकिन जो तमिलनाडु वाला एरिया है नीचे वाला, भारत के दक्षिण वाला, उस एरिया से उठने वाला मानसून नहीं आता है बिहार में। बिहार में जो मानसून आता है, बिहार में जिस मानसून से वर्षा होती है वो जो बंगाल की खाड़ी वाले एरिया से मानसून उठता है उधर से होती है ज़्यादातर वर्षा। हल्का फुल्का इधर से भी हो जाएगी, बल्कि हल्का फुल्का बारिश तो जो इधर से उठेगा, अरब सागर से उठेगा, उससे भी हो जाएगा, बल्कि हल्का फुल्का बारिश तो हम कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा आती है, पानी आता है बादल बन के, वहाँ से भी हो जाता है हल्का फुल्का की बात कर लें तो। लेकिन अधिकतर पर्याप्त मात्रा में जो वर्षा प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून बन के उठता है, उस मानसून से पर्याप्त मात्रा में बिहार को वर्षा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जलवायु विशेषता बताई जा रही है बिहार की। क्या बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं बिहार में पर्याप्त वर्षा करा देती हैं। बिहार की जलवायु क्या है? सम उपोष्ण प्रकार की है, सम उपोष्ण प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु कैसी है? सम उपोष्ण प्रकार की, शीतोष्ण नहीं है, ठीक है, न तो शीतोष्ण है न तो उपोष्ण है, ठीक है, ये है सम उपोष्ण, ठीक है, सम उपोष्ण। इसको याद रखिएगा कि बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? सम उपोष्ण। याद रखिएगा, समउपोष्ण समउपोष्ण समउपोष्ण, कई बार रिपीट कर करके इस चीज़ को याद रख लीजिए कि बिहार की जलवायु कैसी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार की जलवायु कैसी है तो आपको क्या बताना है? समउपोष्ण,
समोपोष्ण जो जलवायु है बिहार की है। ठीक है, आगे अगर बढ़ें तो सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रहता है, कहाँ पर आंका गया है, नापा गया है, मापा गया है, कुछ भी कह लें। तो सर्वाधिक जो तापमान नापा गया है वो नापा गया है गया में। औसत तापमान वहाँ का 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बिहार में जो गया है, गया में सर्वाधिक तापमान, मतलब बिहार में जो इतने जिले हैं, इतने जिलों में से गया नामक जिले में सर्वाधिक औसत तापमान मापा गया है, वो है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? गया। इस चीज को याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। इस चीज को भी महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि जो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर प्राप्त होता है, तो किशनगंज में। बिहार में वर्षा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर प्राप्त होता है, तो किशनगंज एक ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। इस चीज को याद रखिए। उसके बाद राज्य में औसत वर्षा जो होता है वो 987.2 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 987.2 मिलीमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र कितना है? अब बिहार में वनों का क्षेत्र कितना है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन है। अब ये वाला डाटा भले न महत्वपूर्ण हो, ये वाला डाटा जो है कि बिहार में वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में भले न महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। 7380 या 7300 तक आप याद कर, ऐसे 7300 के आसपास तक याद कर लेंगे तब भी आपको काम चल जाएगा। लेकिन बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये महत्वपूर्ण होगा, इसको याद रखिएगा। इसको इस तरह से स्किप मत करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वो है 7.84। 7.84 बिहार में वन का प्रतिशत है, जंगलों का प्रतिशत। जो संपूर्ण बिहार है, संपूर्ण बिहार में कितना है? 7.84% जंगल है, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे जल हो सकता है, थल हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जंगल की बात कर लें तो जंगल जो है 7.84 है, संपूर्ण बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत है ये। इस चीज को याद रखिएगा। 7380 वर्ग किलोमीटर है, 7380 वर्ग किलोमीटर जंगल है, जो कि बिहार का 7.84% है। यानी कि बिहार में 7.84% वन क्षेत्र है। ठीक, बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति क्या है? 2.49%। ये वर्ग किलोमीटर में 2341 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल में, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति क्या है? तो 2.49%। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वन वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक जंगल वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है बिहार में जिसमें सर्वाधिक जंगल है? वो जो जिला है उस जिला का नाम है कैमूर। ठीक है, कैमूर जिला बिहार का ऐसा जिला है जो कि अन्य जिलों की अपेक्षा वहाँ पे अधिक जंगल है। मतलब सर्वाधिक जंगल वाला जिला या सर्वाधिक वन वाला जिला जो बिहार में है वो है कैमूर। कैमूर याद रखिएगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, गौर करिएगा इस बात पे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिहार में जो सर्वाधिक वन वाला जिला है वो कैमूर है। अगर वर्ग किलोमीटर में बात कर लें कि कैमूर में कितना वर्ग किलोमीटर वन है, जंगल है, तो 1051 वर्ग किलोमीटर, 1051 वर्ग किलोमीटर जंगल है। ठीक है, जो प्रतिशत की बात करें ना तो 31.56, यानी कि लगभग 31.5%, 31.56% वन है कहाँ पे? कैमूर में। ये अन्य जिलों की अपेक्षा
सर्वाधिक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला जो है वो कैमूर है। न्यूनतम वन वाला जिला की बात कर लें, बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इन सभी पॉइंट्स को याद रखना आप। तो शेखपुरा, बिहार में न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको बताना है शेखपुरा। शेखपुरा बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला है। यहाँ पे जिलों की जो वर्ग किलोमीटर में जिला है, तो देखिए 1.19 वर्ग किलोमीटर, बस इतना इतना वन है यहाँ पे, 1.19 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात कर लें तो 0.17% क्षेत्रफल पर क्या है, जंगल है। किसके, शेखपुरा के, जो शेखपुरा जिला है, शेखपुरा जिला के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 0.17% पे जंगल है, जो कि बिहार का सबसे कम जंगल वाला या बिहार का सबसे कम वन वाला जिला है। ये जिला कौन सा है, शेखपुरा। ठीक है। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन वाला जिला है कैमूर, और सबसे कम वन वाला जिला जो है वो है शेखपुरा। सर्वाधिक वन वाला जिला जो है वो कैमूर है। कैमूर में कितना प्रतिशत वन है, 51.5। ठीक है, 51.5 यानी कि 31.31%, 31.31 यानी कि 31.56% है। अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा, ये जो है 31.56%, और यहाँ पे जो सबसे कम वाला है वो 0.17% है। चीजें स्पष्ट हो गई यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। प्रमुख अभयारण्य, प्रमुख अभयारण्य के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम होने से पहले अभयारण्यों के बारे में हम लोग प्रत्येक राज्य के अभयारण्यों को देख लेंगे। हम लोग उठाएंगे जम्मू कश्मीर से लगा करके सभी के सभी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जितने अभयारण्य होंगे, और उनकी कुछ 2-4 पॉइंट्स में जो विशेषताएं होंगी, उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो वहाँ पे जैसे कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य है, तो इसको जब लिया जाएगा तो इसके बारे में जो विशेषताएं हैं, कुछ 2-4 पॉइंट, यहाँ पे कौन से जानवर हैं, और अगर महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये सारी चीज़ें और जो अन्य विशेषताएं होंगी उन चीज़ों को कवर किया जाएगा। 2-2, 4-4 पॉइंट उनकी विशेषताएं कहाँ पर स्थित हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे कौन कौन से जानवर या कौन सी पक्षियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो एक एक राज्य को करके, एक एक राज्य के बारी बारी से करके उनके अभयारण्यों की चर्चा की जाएगी, और उसमें बिहार भी शामिल होगा। तो वहाँ पे हम लोगों का कवर हो जाएगा। वो बिहार पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा होने से पहले ही उस चीज़ को कवर करेंगे, ताकि बिहार के इस पॉइंट को कवर किया जा सके। ठीक है। तो प्रमुख अभयारण्यों की बात कर लें तो इसमें बिहार में जो प्रमुख अभयारण्य है, उसमें जो है वो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है। ये पश्चिमी चंपारण में है। किस जिले में है, ये पूछ सकता है अगर आपसे प्रश्न कि जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है वो किस जिले में है, तो पश्चिमी चंपारण्य में है। गौतम बुद्ध नगर अभयारण्य ये गया में है। फरमान डॉल्फिन अभयारण्य ये अररिया जिले में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये बेगूसराय में है। गोगविल अभयारण्य ये कटिहार में है। कुशेश्वर अभयारण्य ये दरभंगा में है। भीम बांध अभयारण्य ये कहाँ है, मुंगेर में। तो ये सभी अभयारण्य बिहार के इन जिलों में अवस्थित हैं, इनको भी याद रखिएगा। बिहार की प्रमुख नदियों की बात करें तो बिहार की प्रमुख नदियां गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनासा आदि। तो ये सभी प्रमुख नदियां हैं बिहार की। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जब भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बिहार का, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स मिलने वाले हैं उधर। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी बेसिक वाला क्लास है। जो पहला चैप्टर है उसकी पुस्तक का, बिहार समग्र का पहला चैप्टर है, जो संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बिहार के बारे में जानकारी दी गई हैं, वो वाला है। ठीक है। अभी विस्तार से चीज़ें मिलेंगी। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है, बक्सर है। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। जो बक्सर में एक स्थान है चौंसा, वहीं से बिहार में गंगा नदी प्रवेश कर जाती हैं। तो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है, बक्सर। प्रवेश जिला कौन सा है, बक्सर। स्थान कौन सा है, चौंसा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रमुख खाद्यान्न वहाँ का बिहार का चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि यहाँ पर उगाया जाता है।
प्रमुख नकदी फसल की बात करें तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, ये प्रमुख यहाँ की नकदी फसलें हैं। ठीक है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर पटना, बेगूसराय, मुंगेर। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर वहाँ के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई हैं। तो वहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, शहर हैं पटना, बेगूसराय, मुंगेर। प्रमुख उद्योगों की बात कर ले तो बिहार में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग भी है, लकड़ी का उद्योग भी चलता है, चीनी उद्योग भी है, उर्वरक उद्योग है, तेल शोधन, कांच, चमड़ा आदि का उद्योग बिहार में किया जाता है। प्रमुख खनिजों की बात कर ले तो बिहार में सोना मिलता है, मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में, मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में सोना मिलता है। ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि सोना कहाँ पे मिलता है। बिहार में सोना किस क्षेत्र में मिलता है? तो मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में। याद रखिएगा, मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में बिहार में सोना मिलता है। ठीक है। सोना कहाँ मिलता है, मतलब बिहार में सोना कहाँ मिलता है? तो बिहार में सोना मिलता है मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में। बिहार में टिन कहाँ पे मिलता है? तो टिन मिलता है गया में। इस चीज को याद रखिएगा, टिन कहाँ मिलता है? गया में। बिहार में टिन किस जिले में मिलता है? तो वो मिलता है गया में। इस चीज को याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात कर लें तो लिथियम कहाँ मिलता है? बिहार में लिथियम भी मिलता है गया में। तो गया में लिथियम, अभ्रक और टिन, लिथियम, अभ्रक और टिन। ठीक है। लिथियम, अभ्रक और टिन, ये जो है ये कहाँ मिलता है? बिहार के गया जिले में ये सब मिलते हैं। तो बिहार में लिथियम कहाँ मिलता है? गया में। बिहार में अभ्रक कहाँ मिलता है? गया में। बिहार में टिन कहाँ मिलता है? वो मिलता है कहाँ पर? गया में। ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि अब याद करिए, सोना कहाँ मिलता है? बिहार में मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में। टिन कहाँ मिलता है? गया में। लिथियम कहाँ मिलता है? गया में। चीनी चीनी मिट्टी बिहार में चीनी मिट्टी किस जिले में मिलता है? तो मुंगेर में मिलता है। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे मिलाने के लिए, या तो फिर वन लाइनर फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और मिलाने के लिए यानी कि सुमेलित करने के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण रूप से इसको रेखांकित कर लीजिएगा। तो जो सोना मिलता है मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में मिलता है। टिन जो मिलता है वो गया में मिलता है। लिथियम जो है वो गया में मिलता है। चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है? मुंगेर में। अभ्रक कहाँ मिलता है? गया, मुंगेर और भागलपुर में। अभ्रक गया, मुंगेर और भागलपुर में। गया, मुंगेर, भागलपुर वाले क्षेत्र में अभ्रक मिलता है। गंधक गंधक कहाँ मिलता है? कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर की पहाड़ियों में गंधक मिलता है, याद रखिएगा। क्या मिलता है? गंधक मिलता है कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? भोजपुर में। महत्वपूर्ण है। डोलोमाइट, कोयला, ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। डोलोमाइट और कोयला को एकदम इम्पोर्टेंटली याद रख लीजिएगा इसको। डोलोमाइट और कोयला। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? भोजपुर। बिहार में डोलोमाइट कहाँ मिलता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको बताना है भोजपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कोयला कहाँ मिलता है? तो भागलपुर। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बिहार में कोयला कहाँ मिलता है? भागलपुर में। बिहार में कोयला कहाँ मिलता है? भागलपुर में। भागलपुर में कोयला मिलता है बिहार राज्य में, याद रखिएगा। इस पॉइंट को एक बार और हम लोग रिवीजन के रूप में लेके चलेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सोना कहाँ मिलता है? मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में सोना मिलता है। मुंगेर और कटरिया वाले क्षेत्र में मिलता है सोना। ठीक है। टिन कहाँ मिलता है? टिन मिलता है गया में। लिथियम कहाँ मिलता है? गया में। चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है? मुंगेर में। अभ्रक कहाँ मिलता है? गया, मुंगेर और भागलपुर में। बिहार में अभ्रक मिलता है गया, मुंगेर और भागलपुर में। गंधक कहाँ मिलता है? कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। डोलोमाइट भोजपुर में मिलता है और कोयला जो मिलता है वो मिलता है भागलपुर में। बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो 28
चीनी मिलों की संख्या है, जो कि क्रियाशील यानी कि जो वर्किंग चीनी मिल है 11 हैं। 11 चीनी मिलें जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन हैं 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रमुख जनजातियां। बिहार में प्रमुख जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां हैं? संथाल है, उरांव है, मुंडा है, रजवार इत्यादि। ये सभी क्या है? बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? सोमेश्वर। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सोमेश्वर। याद रखिएगा कि राज्य जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है सोमेश्वर। याद रखिएगा, क्या है? सोमेश्वर। आगे बात करें तो राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है? 72.07 लाख हेक्टेयर। इसको स्किप कर सकते हैं आप। सड़कों की लंबाई कितनी है? तो सड़कों की लंबाई जो है वो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई इतनी है। तो ये जो डाटा है इसको यहाँ से स्किप करके चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सड़कों की लंबाई जो दी गई है यहाँ पे, इसको स्किप करके अगर हम लोग बात करें तो बिहार के कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः हिस्सा, तो जो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है वो 4.4% है, और जो प्रांतीय राजमार्ग का हिस्सा है वो 2.1% है। तो ये भी डाटा को क्या करना है? स्किप करना है। ये दोनों डाटा स्किप करके आप चल सकते हैं। हाँ, इन दोनों को लेकर चल सकते हैं, इसको और इसको। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे नंबर 27 यानी कि NH 27 EW, इसकी लंबाई जो है वो 487 किलोमीटर है। कितना है? 487 किलोमीटर। याद रखिएगा, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? यही है, नेशनल हाईवे नंबर 27 EW। ठीक है, NH 27 EW जो है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 727A। ठीक, 727 NH 727A, इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दोनों याद रखिएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH नेशनल हाईवे नंबर 27, और सबसे छोटा जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 227। तो एक 27 है, एक 727, सॉरी 227 नहीं 727। तो सबसे लंबा जो है वो 27 है, और सबसे छोटा जो है 727 है। दोनों को याद रखिएगा। आगे इसके बारे में और अगर बात करें तो राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन कौन कौन से हैं? रेल है, सड़क है, वायु भी है और जलमार्ग है, क्योंकि नदियां भी हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में 68.80 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है। स्थायी चारागाह भी, इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। 15.8। ठीक, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रख सकते हैं आप। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार का जो है 2.86%, यानी कि संपूर्ण भारत की बात कर लें तो संपूर्ण भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है। 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.86%। इस चीज को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 12वां स्थान है। बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के बाद 12वां स्थान हो गया है ये
अद्यतन डाटा है, यानी कि नवीनतम, यानी कि अपडेटेड डाटा है ये, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्यों का स्थान, मतलब कौन से नंबर पे ये राज्य है, बिहार राज्य कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगले पॉइंट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 92,358 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 1,01,804.60 वर्ग किलोमीटर क्या है, नगरीय क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बात करें बिहार के बारे में तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक, दोनों, सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों महत्वपूर्ण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, 349 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 349 वर्ग किलोमीटर में, याद रखिएगा। और जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। वो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो फैला हुआ है या 5,228 वर्ग किलोमीटर में, 5,228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। 349 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। ठीक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग बात कर लेंगे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल। बिहार के बारे में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो प्रमुख पर्यटन केंद्र बिहार में गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी, ये क्या है, प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। बिहार में प्रमुख पर्यटन केंद्र की बात करें तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी, ये पर्यटन केंद्र हैं बिहार के। प्रमुख धार्मिक केंद्र की बात करें तो गया, बोध गया, पटना, पटना साहिब, पावापुरी, पावापुरी के बाद फुलवारी शरीफ, क्या है, फुलवारी शरीफ है, मनेर है और वैशाली आदि जो क्या है यहाँ के धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख पर्व या फिर प्रमुख त्योहारों की बात कर लें बिहार में तो दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, प्रमुख पर्व या फिर प्रमुख त्योहार हैं बिहार के। प्रमुख धर्म की बात करें तो जो ये डाटा है ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला चीज़ महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी याद रखिएगा। बिहार में हिंदू की प्रतिशत कितना है, बिहार में 82.69% हिंदू हैं। कितना है, 82.69% बिहार में हिंदू हैं। मुस्लिमों का प्रतिशत संख्या कितना है, 16.87% बिहार में मुस्लिम हैं। बिहार में मुस्लिम कितने हैं, 16.87%। ईसाइयों की संख्या बात कर लें तो 0.12%। सिख कितने हैं, सिख हैं 0.02%। बौद्ध भी 0.02% हैं। जैन 0.02% हैं। अन्य की बात करें तो 0.01% है। ठीक है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो धर्म का उल्लेख नहीं है तो 0.24% है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन देख के चलेंगे तो बाकी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। राज्य व्यवस्था की बात कर लें बिहार में तो बिहार की जो राज्य की विधायिका कैसी है, द्विसदनी विधायिका है। द्विसदनी यानी कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, वहाँ का जो विधायिका है लोकसभा और विधानसभा के साथ है, द्विसदनी विधानसभा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इधर की कुछ पॉइंट जो है मिलेंगी वो महत्वपूर्ण मिलेंगी, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या
यानी कि हम बात कर ले तो बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। विधानसभा में एससी और एसटी की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो एससी की जो आरक्षित सीटें हैं वो 38 हैं और एसटी की आरक्षित सीटें जो हैं वो 2 हैं। ठीक है। शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है वो कितनी हैं, वो 38 है और 2 आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की। तो कुल मिला के सीटें कितनी हैं, 243 है। विधानसभा सीटें की बात हो रही है, विधानसभा सीटों में 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 38 विधानसभा सीटों पे अनुसूचित जाति का मतलब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, रिजर्व हैं। ये चीज है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75। याद रखिएगा, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, वो है 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में बिहार से कितने लोग चुन के जाते हैं, तो लोकसभा में बिहार से जाते हैं 40 लोग और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, तो बिहार से 6 अनुसूचित जाति के लोग जाएंगे। बिहार से 6 अनुसूचित जाति के लोग जाएंगे लोकसभा में। ठीक है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, 16 है। इन दोनों को याद रखिएगा, 16 और 40 वाले को। लोकसभा में कितना है, बिहार से लोकसभा में कितने लोग जाएंगे, 40 लोग जाएंगे और बिहार से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, 16 लोग जाएंगे। जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। 38वां जिला अरवल है। कौन सा है, अरवल। 38 जिले हैं। राज्य में प्रमंडल कितने हैं, 9 मंडल हैं यहाँ पे। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ये 9 मंडल हैं बिहार के। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रमंडलों की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत 8386 हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रमंडलों की संख्या 534 है और ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 8386 है। फिर से रिपीट कर लीजिए, अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों, प्रमंडल नहीं, प्रखंडों की संख्या 534 है और ग्राम पंचायत की संख्या 8386 है। ठीक है। आगे बात कर लें तो राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। जिला परिषद कितने हैं, 38 है। नगर पंचायत 86 हैं। नगर परिषद कितने हैं, 49 है। नगर निगम कितने हैं, 12 हैं। शहरों की संख्या कितनी है, 199 है। पुलिस स्टेशन कितने हैं, 853 है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, पटना उच्च न्यायालय है। स्थापना कब हुई है पटना उच्च न्यायालय की, तो 1916 में। याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कभी आपसे पूछे तो 1916 बता देना है। इस चीज को रिपीट कर करके याद कर लीजिए, बार बार बोल के याद कर लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, सर एडवर्ड मेनर्डिस चैम्पस चमियार। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनर्डिस, सर एडवर्ड मेनर्डिस चैम्पस चामियार। ठीक है, तो ये क्या थे, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर एडवर्ड मेनर्डिस चैम्पस चामियार। सर एडवर्ड क्या है, सर एडवर्ड मेनर्डिस चैम्पस चामियार। ये क्या है, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। आगे बात करें, यहाँ की राजभाषा प्रथम हिंदी, दूसरा उर्दू। तो बेहद महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन सकता है कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। पहली तो हिंदी है ही है, दूसरी जो राजकीय भाषा है वो क्या है,
वो उर्दू है। याद रखिएगा, बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, पहली हिंदी है। आगे बात करें प्रमुख भाषाएं यहाँ पे कौन सी बोली जाती हैं। मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा, बिहार में बोली जाने वाले प्रमुख जो भाषाएं हैं वो है मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं हिंदी, उर्दू और मैथिली। हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा बिहार में, मतलब कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उनमें से बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है या बिहार की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। अब बात कर लें कि बिहार का जो राजकीय पहचान या राजकीय चिन्ह है, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट जो है उसकी बात कर लें तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़ है, इस चीज को याद रखिएगा। बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, वो गौरैया है। राजकीय फूल गेंदा है। राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। राजकीय मछली क्या है, देसी मांगुर। देसी मांगुर क्या है, बिहार की राजकीय मछली है। बिहार की राजकीय मछली देसी मांगुर। इन सब पॉइंट्स को एक बार और रिवीजन कर लीजिए। जो राजकीय चिन्ह है बिहार का, राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष पीपल। राजकीय वृक्ष या बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है, राज्य का प्रतीक। अरे ये राज्य की चिन्ह होगा, जो स्वास्तिक ये वाला है ये राज्य का चिन्ह होगा। ये क्या होगा, राज्य का वृक्ष होगा। पहला जो है राजकीय वृक्ष जो है वो चिन्ह लिख दिया गया है। राजकीय वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष है, जिसमें या तो फिर पीपल है। राजकीय पशु क्या है, बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय फूल गेंदा। राज्य के प्रतीक को ही राज्य के चिन्ह कह सकते हैं। राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। ठीक है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। राज्य की मछली क्या है, देसी मांगुर। देसी मांगुर राज्य की मछली है। ठीक है, अब जनसंख्या के आंकड़े बात कर लें, कुछ जनसंख्या के आंकड़ों की बात कर लें तो कुल जनसंख्या कितनी है, इतनी है जनसंख्या। महिला पुरुष इन सब तीनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का आरोही क्रम, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। तो अब याद कर लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं, ये जिले हैं। पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सबसे जनसंख्या पटना में अधिक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरनगर में और मधुबनी में। मतलब सबसे अधिक, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, ऐसे हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, उससे थोड़ा सा कम जो जिला जनसंख्या है वो पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण से थोड़ा सा कम जनसंख्या मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा कम जनसंख्या जो है वो मधुबनी में है। तो इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सजाने के लिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है, 25.4। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है, 25.4% है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, ये है मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा है, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला मतलब कि सबसे कम दर से वृद्धि हो रही है वहां पे जनसंख्या, वो है गोपालगंज।
राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% बिहार राज्य की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 71 है और महिला साक्षरता 51% है। महिला साक्षरता के मुकाबले पुरुष साक्षरता बहुत अधिक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वां है। 36वां साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वें नंबर पे है, देख लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। 73.37% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। रोहतास में 73.37% लोग पढ़े लिखे हैं, पूर्णिया में 51.8% लोग पढ़े लिखे हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। ये अन्य राज्यों में प्रथम स्थान पे है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम, वो है शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, यानी कि 1000 क्या होंगे? 1000 होंगे पुरुष। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918 है। तो बिहार का लिंगानुपात 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। गोपालगंज में 1000 पुरुष पर, गोपालगंज में 1000 पुरुष होंगे, यानी कि 1000 जो मेल होंगे, तो यहाँ पे जो महिलाएं होंगी 1028। ठीक है, 1000 पुरुष पे 1028 महिलाएं, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। इस चीज को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि ये जो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? तो गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, याद रखिए। मुंगेर बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, यानी कि 1000 पुरुष होंगे तो 876 महिलाएं होंगी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3%। आगे बात करें, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.7% बिहार में कितना ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। देखिए, नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सिर्फ 11 है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88 है। बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रजनन दर कितना है बिहार में? वो 3.2 प्रति महिला। 3.2 प्रति महिला प्रजनन दर है, मतलब एक महिला 3.2 बच्चे पैदा कर रही है। बाल मृत्यु दर कितना है? 9 प्रति हजार। 1000 पर 9 बच्चे मर जाते हैं 5 साल से पहले। शिशु मृत्यु दर कितना है? पैदा होते ही 35 बच्चे मर जाते हैं, तो 35 प्रति हजार। 1000 बच्चों में से 35 बच्चे मर जाएंगे। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 है, मतलब कि थोड़ा सा अधिक है। नगरीय शिशु मृत्यु दर 31 है। जीवन प्रत्याशा 68.9%, यानी कि जो एवरेज मनुष्य का जीवन है बिहार में वो 68.9, यानी कि 69 वर्ष के आसपास व्यक्ति जीता है बिहार में। ठीक है, बिहार जो है, भारत में कुछ चीज़ें प्रथम है बिहार में, तो उसको देखेंगे। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार के ही हैं, महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। भारत की प्रथम महिला दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, दोनों की बात कर लें तो मीरा कुमार। तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष, यानी कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला दलित लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ये कहाँ की? बिहार की हैं। बिहार के संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हैं बिहार के ही। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो वो भी बिहार के ही हैं। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ पर है? पटना में, बिहार में ही है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर का मेला है, ये कहाँ है? बिहार में ही। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? चंपारण सत्याग्रह में 1917 में। उसके बाद खेड़ा में होता है 1918 में। पहले चंपारण हुआ 1917 में, फिर खेड़ा में होगा 1916 में होगा खेड़ा में। ठीक है, खेड़ा में पहले होगा 1916 में, फिर चंपारण में होगा। तो ये बिहार में पहला है। बिहार में पहला सत्याग्रह है गांधी जी का, कहाँ पर? चंपारण में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में ही होता है 17 में, यानी कि खेड़ा 18 में होगा। ठीक है, शायद, या तो देख लीजिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? पटना में होता है 1934 में। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है? मढ़ौरा सारण में, जो कि बिहार में स्थित है। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? बिहार। तो बिहार इस तरह से प्रथम है। और कुछ बातें हैं जो देख सकते हैं हम। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला जिला कौन सा है? बिहार है। सबसे लंबा स्टील ब्रिज वाला सड़क पुल कहाँ पर है? वो गांधी सेतु है, बिहार में ही, 5.6 किलोमीटर। भारत में पहली जनहित याचिका यानी कि PIL दायर हुई कब? 1979 में। हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। ठीक है, यह है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति। ऐसे बिहार के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया हो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है 1963 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है 1992 में। ठीक है, JRD टाटा को भी भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है 1992 में। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण को भी 1999, फिर बिस्मिल्ला खां को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 2001 में। ये सभी ऐसे बिहार के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त है। ठीक है, आगे बात करें। बिहार विश्व में प्रथम, विश्व की बात करेंगे, भारत के संदर्भ में बात हो रहा था, विश्व के संदर्भ में बात करें तो प्रथम गणराज्य बिहार में ही देखा जाता है। वज्जी संघ वैशाली में, जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उधर मिलेगा कि जो विश्व का प्रथम गणराज्य यानी कि विश्व का प्रथम एक तरह से मान लीजिए लोकतांत्रिक राज्य वज्जी संघ, जो कि वैशाली में स्थित था। प्रथम मगध में था। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? नालंदा। यानी कि प्रथम हॉस्टल की बात कर लें, हॉस्टल जो अब होता है, हॉस्टल में जाते हैं लोग ना पढ़ने, वो पूरे विश्व में सबसे पहले बिहार में ही हुआ था। आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब वहाँ पर रह कर के पढ़ाई करना। ठीक है। प्राचीन वैभवशाली नगर कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। प्रथम गणितज्ञ पूरे विश्व भर में आर्यभट्ट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक पूरे विश्व भर में पहले जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं, बिहार के ही हैं। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया वो अशोक। आप जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया युद्ध के बाद। तो विश्व में पहला ऐसा अशोक ही पहले ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने ऐसा काम कर दिखाया था। विश्व में प्रथम जैन संगीति कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पर है? वो है पटना में, निर्माणाधीन है, बन रहा है अभी, याद रखिएगा। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह यानी कि बिहार में ही आयोजित होती है।
बिहार में प्रथम बात कर लें, बिहार में प्रथम तो प्रथम गणराज्य वज्जी वैशाली, वही जो पूरे विश्व में है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन सा था? शेर शाह सूरी। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में बनाया गया। प्रथम राज्यपाल ये जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस चीज को भी महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार के डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। बिहार में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो किसी दल का न रहा हो, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो रामदयालु सिंह, बिहार में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी वासी कौन से थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी कौन से हैं? हमने बात किया भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड कौन सा है? एम्स, पटना से दीघा तक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी वासी कौन? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। कब मिला है? 1971 में। अशोक चक्र प्राप्त बिहार वासी यानी कि बिहारी, ऐसा कौन सा बिहारी है जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहार वासी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865 में स्थापित की गई। तो याद रखिएगा, बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी? आरा, आरा नगर पालिका बिहार की प्रथम नगर पालिका है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है? बरौनी में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पटना में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरनगर में 1978 में इसका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? 1978 में। या बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमाटिया गांव जो कि मुंगेर में है, तो बिहार का स्वर्ण क्षेत्र है ये। बिहार का कोयला क्षेत्र कौन सा है? मंदार गांव, ये भागलपुर में स्थित है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबे, ये प्रथम भोजपुरी फिल्म है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, प्रथम मैथिली फिल्म बिहार में कन्यादान है। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, बिहार से रिलेटेड है ये। प्रथम महाकवि विद्यापति, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? विद्याकवि हैं। विद्याकवि बिहार के प्रथम महाकवि हैं।
प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार का बिहार बंधु 1874 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा है, बिहार बंधु। अगर आपसे पूछे कि बिहार बंधु कब प्रकाशित किया जा रहा था, तो 1874 में प्रारंभ किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कब स्थापित किया गया या कब प्रकाशित किया गया, 1874 ईस्वी से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र यानी कि जो अखबार आता है रोज का रोज न्यूज़पेपर, उसकी बात करें तो ये सर्व हितैषी, ये स्टार्टिंग किया गया था इसका 1832 से। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट, ये सभी महत्वपूर्ण है, इन सभी को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। सर्च लाइट बिहार में प्रथम दैनिक पत्र है। ठीक है, बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाया। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच, ये दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो पहला आक्रमणकारी बिहार पर बख्तियार खिलजी, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन सा था, तो रॉल्फ फिच, याद रखिएगा। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे, गुरु नानक थे, बिहार में आए हुए थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में, और बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है, भागलपुर में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम जो कि बिहार से रिलेटेड हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, और अजात शत्रु भी कहा जाता है। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुंवर सिंह को, इनको बाबू के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को बाबा कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। तो मिलाने के लिए प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को याद रखिएगा। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है, या बिहार विभूति किसे कहा जाता है, प्रश्न भी पूछ सकता है, मिलाने के लिए भी पूछ सकता है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या है, बिहार केसरी। ठीक है, बिहार केसरी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण को, या डॉक्टर श्री कृष्ण का उपनाम क्या है, तो बिहार केसरी। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि या बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है, तो जनार्दन प्रसाद सिंह को। बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की भी बात कर लें यहाँ पे। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा, इसकी स्थापना सन 2013 में की गई थी। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है, विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, ये निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी कि IIT, ये बिहटा पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये AIIMS। ठीक है, ये बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में स्थित है। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर में है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में बनाया गया। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर में निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है स्थापित किया गया, पटना में। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, बाकी के जिलों का मुख्यालय उसी के नाम के उसी जिले में, मतलब उसी स्थान पे है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग भिन्न तरीके से, जैसे पश्चिमी चंपारण का, अगर पश्चिमी चंपारण ही होता तो इस सीरीज में उसका नाम नहीं होता। पश्चिमी चंपारण, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेतिया में। सारण का मुख्यालय छपरा में है। नालंदा का मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में। कैमूर का मुख्यालय कहाँ है, भभुआ में।
पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी में। वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। रोहतास का मुख्यालय है सासाराम और भोजपुर का मुख्यालय है आरा। तो ये रहा कुछ संक्षिप्त जानकारी बिहार के संदर्भ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या हम लोग लेकर मिलेंगे? अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का इतिहास। तो बिहार का तीनों इतिहास हम लोग, हो सकता है कि 2 वीडियो लग जाए तीनों इतिहास कवर करने में। एक वीडियो में प्राचीन और मध्यकालीन और एक वीडियो में आधुनिक बिहार का इतिहास कवर हो जाएगा 2 वीडियो में। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करते करते बिहार समग्र नामक इस पुस्तक को पूरी तरह से कवर कर ले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।